नमस्कार सभी साथियों को, जितने भी साथी इस वीडियो को सुन रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। डियर फ्रेंड्स, आपका एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं घटता, इससे थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है, मुझे हौसला मिलता है और मेरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके बीच में लेकर आता रहूं, आपसे मैं जुड़ा रहूं। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि इससे नॉलेज इंक्रीज हो, नॉलेज बढ़े। तो आज का पॉइंट बहुत ख़ास है। डियर फ्रेंड्स, हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो दुखी रहना चाहता है। बट आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको सारे लोग दुखी ही नज़र आएंगे। तो बहुत सारे जो दुख हैं वो, डियर फ्रेंड्स, हमने बेवजह से पाल रखे हैं। आज के इस लाइव वीडियो में उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस होगी कि हमने किन चीज़ों की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, यानी कि जो एक्स्ट्रा लुगेज लेकर हम ट्रैवल करते हैं उससे हमारी यात्रा सुखी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल कि हमने मान लेते हैं कि दिल्ली से और मुंबई जाना है और हम एक सामान्य व्यक्ति हैं। सामान्य व्यक्ति है तो हमारी टिकट भी सामान्य होगी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो रिजर्वेशन करते हैं, क्योंकि वो सामान्य नहीं होते, वो सामान्य व्यक्ति नहीं होते। मैं सामान्य व्यक्ति की बात करता हूं, क्योंकि आज जो ज़्यादा परप्लेक्स्ड है, जो ज़्यादा उलझा हुआ है, जो ज़्यादा टेंशन में है, वो सामान्य व्यक्ति उलझा हुआ है। एक सामान्य व्यक्ति है, उसने सामान्य रेल के डब्बे में चढ़ना है और मुंबई तक का उसने सफ़र करना है दिल्ली से, और उसके पास 10 अलग अलग लुगेज हैं, बैगेज हैं, यानी कि 10 अलग अलग गठरियाँ वो लिए हुए हैं। सामान्य डब्बे में उसने चढ़ना है, तो आप क्या सोचते हैं कि वो चढ़ पाएगा? नहीं। अगर उसने यात्रा करनी है, मुंबई पहुंचना है, तो उसने अपना लुगेज छोड़ना होगा। अगर वो लुगेज के चक्कर में रहेगा, सामान के चक्कर में रहेगा, तो वो ट्रेन में बिल्कुल नहीं चढ़ पाएगा। सपोज करें कि धक्का मुक्की करके उसने सामान भी रख लिया, वो चढ़ भी गया, तो उसकी जो यात्रा होगी दिल्ली से मुंबई तक की, वो यात्रा इतनी कष्टदायी होनी है, क्योंकि पहली बात उसे सीट तो मिलनी ही नहीं। वो बैठेगा टॉयलेट के आसपास या टॉयलेट के दरवाजे के आगे। वो जो डब्बा है वो ऑलरेडी खचाखच भरा है, उस डब्बे में यात्रियों को पांव रखने की जगह नहीं है, सफर भी लंबा है। ये भी कोई उम्मीद नहीं कि नेक्स्ट स्टेशन आएगा, सवारी उतर जाएंगी और आपको सीट मिल जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जितनी उतरेगी उससे ज़्यादा वहाँ तैयार मिलेगी चढ़ने के लिए, क्योंकि वो ट्रेन लंबी जा रही है। तो आपकी यात्रा कितनी दुखदाई रहेगी। लेकिन अगर आपके पास इतना लुगेज है ही नहीं, इतना सामान है ही नहीं, बस आपने अपनी पीठ पर एक छोटा सा पिट्ठू बैग उठा रखा है, उसमें आपकी 1-2 ड्रेस है, तो आप बड़े आराम से ट्रेन में चढ़ जाएंगे और सीट मिलने की भी पॉसिबिलिटी है कि सीट भी मिल जाएगी आपको, और आप आराम से अपने डेस्टिनेशन पर, अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। यही हाल ठीक हमारे जीवन में है डियर फ्रेंड्स, कि हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन आज 2025 में उस तरीके से जी रहे हैं जिस तरीके से लोग 1925 में जिया करते थे। 1925 में डियर फ्रेंड्स देश काफ़ी गरीब था, पैसा नहीं होता था लोगों के पास, बड़ी कठिनाई का उनका जीवन था, बड़े
मुश्किल से वो अपना पेट भर पाते थे, अपना तन ढक पाते थे, सर के ऊपर छत बड़ी मुश्किल से मिलती थी। आज ये नौबत नहीं है। आज सिस्टम बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो हमारे जो पूर्वज रहे हैं डियर फ्रेंड्स, इनका जो प्रचलन था, लगभग सभी की कंडीशन एक जैसी होती थी, क्योंकि सारे ही गरीब होते थे, पैसे का अभाव होता था। तो जब भी विवाह शादी होती थी तो उसमें डियर फ्रेंड्स एक मतलब पैसा कलेक्ट किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था। एक वो मीडियम होता था, बही में लिखे जाते थे कि इसने शादी में 1 रुपया दिया है, इसने 50 पैसे दिए हैं, इसने 25 पैसे दिए हैं। वो जमाना था। और फिर वो पैसे लौटाने होते थे जब उनके वहाँ कोई फंक्शन होता था, कोई शादी होती थी, और वो कुछ ज़्यादा करके लौटाने होते थे। जैसे मान लिया किसी ने 1 रुपया दिया शादी में, तो जब उसके घर में शादी आएगी तो उसको 1.5 या 2 रुपये देना होता था, उसका 1 रुपया कट जाता था, और फिर वो नेक्स्ट जो बकाया होता था वो आगे लिख दिया जाता था, क्योंकि वो ज़माना अलग था, पैसे का अभाव था। बट हमारे अंदर जो जीन डियर फ्रेंड्स, जीन तो होते हैं कि हमारे पूर्वजों के जीन हमारे अंदर आते हैं, और जीन क्या लेकर आते हैं? जीन हमारे अंदर इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, सूचना लेकर आते हैं कि ऐसा है, हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तो हमें अब उन जीनों को बदलना होगा, उनकी छुट्टी करनी होगी, उस पहले वाले पैटर्न से हमें बाहर निकलना होगा। अब सभी की आर्थिक सिचुएशन डिफरेंट है, अलग अलग है। सपोज करें 2 भाई है, एक भाई कलेक्टर है और एक भाई दिहाड़ी मजदूरी करता है, तो उनका स्टैंडर्ड एक कैसे हो सकता है? पहले तो 2 भाई थे, 4 भाई थे, 5 भाई थे, 8 भाई थे, 10 भाई थे, सारे एक जैसा ही काम करते थे। बट अब सिचुएशन डिफरेंट है। अब एक भाई करोड़पति हो सकता है और दूसरा भाई रोड के ऊपर हो सकता है। एक भाई के बड़े बड़े शहरों में फ्लैट हो सकते हैं, दूसरा भाई के पास झोपड़ी भी न हो। तो बराबरी कैसे हो सकती है? बट हमारी जो जीन इंफॉर्मेशन क्या कहती है कि भाई उसने ये कर दिया, मैंने भी वो करना पड़ेगा। इन चीज़ों से बाहर निकल जाओ, यानी कि डोंट बी टेंगल्ड इनटू पंप एंड शो। आडंबर की दुनिया से, दिखावे की दुनिया से बाहर निकलना होगा। इसमें मत उलझे कि उसने ये कर दिया, अब मुझे भी ये करना पड़ेगा। नहीं कर सकते आप। उसकी कैपेसिटी अलग है, आपकी अलग है, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, और ना ही आपने उसका मुकाबला करने की जरूरत है, ना ही ये कोई होड़ लगी हुई। बट हमारी जो मानसिकता है वो पुरानी मानसिकता लिए बैठे हैं कि यार दोस्त है या परिवार के जो लोग हैं, परिवार के लोगों ने ऐसे शादी की थी, हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। नहीं कर सकते भाई। उन्होंने की थी, उनका जुगाड़ था, उन्होंने कर दिया, आप क्यों उनके चक्कर में उलझ रहे हैं? आप अपनी कैपेसिटी देखें, आप क्या कर सकते, बस। यानी कि आप उतने ही पैर पसारें जितना आप कर सकते हैं, यानी कि उससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आपको परेशानी होनी ही होनी है। तो आप जो ये दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं, पंप एंड शो, आडंबर जो कर रहे हैं, दिखावा जो कर रहे हैं, वो आपने छोड़ना होगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कोई किसी का भला नहीं होने वाला। कि नहीं भाई उसके बच्चे उस स्कूल में जाते हैं, मैं भी उसी स्कूल में, उससे भी मैं बेटर स्कूल में भेजूंगा मेरे बच्चों को। नहीं, वो उसके बच्चे हैं, आपके बच्चे आपके बच्चे हैं। आपकी आर्थिक कैपेसिटी क्या है, उसकी आर्थिक कैपेसिटी क्या है,
उसके बच्चों ने जो बनना है वो बनेंगे, आपके बच्चों ने जो बनना है वो बनेंगे। डोंट कंपेयर योर चाइल्ड टू अनदर चाइल्ड। दूसरे बच्चों से आपके बच्चों की तुलना न करें। और सबसे पहला मेरा जो सुझाव है डियर फ्रेंड्स, आडंबर में बिल्कुल भी कभी मत पड़े, जैसे हैं वैसे ही रहें, क्योंकि आडंबर व्यक्ति को कर्जवान बनाता है और कर्जा व्यक्ति को फिर सारी उम्र तड़पाता है। अब पहला पॉइंट आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया कि आपने किसी की बराबरी नहीं करनी। मैं ये नहीं कहता बराबरी करो, अगर कंपटीशन करना है तो आप उससे आगे निकलने की कोशिश करो। कंपटीशन अच्छी बात है। अगर आपका पड़ोसी 1 लाख रुपए कमाता है तो मैं ये कहता हूं आप 1.5 लाख रुपए कमाओ, उससे ज्यादा खर्च करो। लेकिन आपका पड़ोसी 1.5 लाख रुपए कमाता है, आप कमाते हो महीने में 8,000 रुपए, आप उसकी बराबरी करोगे तो आप फंसोगे। लेकिन लोग क्या है, इस चक्कर में रहते हैं कि सोसाइटी क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। समाज ने कुछ नहीं कहना, और समाज के अकॉर्डिंग चलेंगे, समाज के अनुसार चलेंगे तो समाज आपको जीने ही नहीं देगा। एक बात नोट कर लें अपने दिल में कि आप इस संसार में 8 बिलियन पीपल हैं, यानी कि 800 करोड़ लोग हैं। आप किसी को भी खुश नहीं रख सकते, किसी को भी आप खुश नहीं रख सकते। उसमें आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपकी स्पाउस भी हो सकता है, जीवन साथी भी हो सकता है, आपके किड्स बच्चे भी हो सकते हैं, आपके यार दोस्त भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार भी हो सकते हैं। आप किसी को खुश नहीं रख सकते। इस संसार में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसको आप खुश रख सकते हैं, और वो हो आप खुद। आप खुद खुश रहना सीखो कि मुझे इस काम में खुशी मिलती है, आप वही काम करें। मुझे ये काम करने में अच्छा फील होता है, आप वही काम करें। लोग क्या कहेंगे, लोगों को छोड़ दो। तो पहला सुझाव सभी साथियों को ये है कि आडंबर में न पड़े। और दूसरा जो इससे भी बेहतरीन सुझाव है कि आपको मान लिया कि कोई व्यक्ति किसी फंक्शन में उपहार देता है, कोई भी उपहार, कोई उपहार देता है, उसको लौटाने की कभी मत सोचे। आप नहीं लौटा पाएंगे, आप नहीं उनकी बराबरी कर सकते, करने की जरूरत भी नहीं है। अगर वो व्यक्ति ये कहता कि मैंने गिफ्ट दिया था, मुझे गिफ्ट नहीं मिला, तो रिस्पेक्ट उसी व्यक्ति की खत्म होगी, आपकी रिस्पेक्ट खत्म नहीं होगी। बहुत सारे लोग बर्डन बना लेते हैं। यार जब मेरी शादी हुई उसने मेरे को 2100 रुपये दिए थे, उसने हमारी जब बहन की शादी थी, बेटी की शादी थी, 5000 रुपये कन्यादान के दिए थे। अब उसकी बेटी की, उसकी बहन की शादी है, मैं कितने दूं? नेवर थिंक अबाउट दीज थिंग्स। इन चीज़ों के बारे में मत सोचें, पागल हो जाएंगे आप। भी उसने जो दिया था उसकी कैपेसिटी के अनुसार दिया था। अगर वो आपसे कुछ रिटर्न में चाहता है कि मैं तो इसलिए दे रहा हूं कि मुझे मिलेंगे, तो उसकी वो गलतफहमी दूर कर दें, आप उसे बिल्कुल न दें, क्योंकि वो कोई रिलेशन नहीं है कि मैंने आपकी बहन की शादी में 1000 रुपये की कन्यादान डाला था और
आप 100 रुपये के भी नहीं दिए मेरी बहन की शादी में। मत पड़ो इन चक्करों में, पागल हो जाओगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। पे दिए थे, कितना दान दिया था आप, हमने क्यों कोई मांगा थोड़ा ही था। आपका मन कर रहा था, आप दे गए, या आप कर्ज देकर गए। लेकिन जो सामान्य लोग हैं वो इस चीज का बर्डन बना लेते हैं दिमाग के ऊपर। दूसरी बात, तीसरी बात पर आते हैं डियर फ्रेंड्स। अब 2 बातें आपको क्लियर हो गई कि जिसने आपको जो गिफ्ट दिए हैं उनको आप लौटा सकते हैं, लौटा दें। आप नहीं लौटा सकते, टेंशन भी मत रखो किसने क्या दिया है, याद ही मत रखो। लेकिन हमारे यहाँ प्रचलन क्या कि लिखा जाता कापी में, कन्यादान दिया जाता, लिखा जाता है इसने इतने दिए, इसने इतने दिए। फिर जब उनकी लड़की की शादी होगी तो अब देना पड़ेगा। नो, नेवर। आकाश सिंह की कमेंट आई है भी, डियर फ्रेंड्स पढ़ते हैं एक बार। मुझे सरकारी अच्छा किस चीज़ मेरे बारे में बताओ आप। मुझे सरकारी अच्छा किस चीज़, आपकी कमेंट मैं समझ ही नहीं पाया हूँ सिंगर साहब, अभी तक आप क्या लिखना चाहते हैं। तो इन चीज़ों के चक्करों में आपने बिल्कुल नहीं पड़ना। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आप करते क्या हैं। आप जो भी करते हैं, आप जो भी कार्य करते हैं, आप अपना फोकस उसी पर रखें। यही आपका अध्यात्म है, यही आपकी राष्ट्रभक्ति है कि आप जो भी काम करते हैं उस काम को ईमानदारी से करते रहें। लगन और आपका फोकस सिर्फ अपने काम पे होना चाहिए। दुनिया को खुश करने के चक्कर में मत रहो। जैसा कि हम सभी को पता कि काम का कोई छोटा बड़ा नहीं होता कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, नहीं। काम काम ही होता है, इसमें छोटा बड़ा होता ही नहीं। तो आप जो भी काम करते हैं उस काम में मन लगाकर आप लगे रहे, आप अपने ही काम में मस्त रहे। दुनिया क्या कहती है आपके बारे में मत सुनो। अब इसे आगे बढ़ते हैं। फालतू की यारी दोस्ती मत रखो, फालतू की यारी दोस्ती मत रखो। डियर फ्रेंड्स, देखते हैं कि विवाह शादी जब होती है तो हजारों की संख्या में कार्ड छपवा लिए जाते हैं। भी मैं उसके भी गया था, मैं उसके भी गया था बारात में, मैं उसके भी गया था, मैं उसके भी गया था, वो भी लेके जाना पड़ेगा, वो भी लेके जाना पड़ेगा। भूल जाओ, भूलो इन चीज़ों को। वो लेकर गया था, वो उसने आपके लिए क्या किया, भूल जाओ, फॉरगेट। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, उसकी तो कैपेसिटी थी, आपकी कैपेसिटी है नहीं, और आप यानी कि बदला चुका रहे हैं। रेलवे की तैयारी कर रहा, क्या इस साल सिलेक्शन हो सकता है, बता सकते हैं? भी रेलवे की तो बहुत प्रकार की तैयारी होती है। किस जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी कितनी तैयारी है, वो आपका दिल ही बता देगा।
मैं कैसे बता सकता हूँ? आप अपने नाम के साथ सिंगर लिख रहे हैं, यानी कि आप गायक हैं। इफ यू आर ए सिंगर, अगर आप गायक हैं तो आप अपनी गायकी पर ध्यान दें। डियर फ्रेंड्स, आपको बुरी लग सकती है बात, नहीं, मेरी बात को ध्यान से समझ लो। आप जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसी काम में आपको खुशी मिलेगी, उसी काम पे आप फोकस करें। अब आपकी रुचि सिंगर में है या आपने वैसे सिंगर लिख रखा है? अगर वैसे सिंगर लिख रखा है तो फिर आप सिंगर लिखकर क्या आप बताना चाहते हैं? और एक्चुअली में ही आपके अंदर सिंगर बनने का जुनून है, तो मैं तो ये कहता हूं कि आप जितना समय आप रेलवे की तैयारी पर दे रहे हैं, इतना अपने गले के ऊपर काम करें। नहीं भैया, मैं इस तरह की फालतू को कमेंट मेरे समझ से बाहर है। मैं जो कह रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश करें। जितना समय आप उस कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी पर लगा रहे हैं, अगर आपका शौक सिंगर बनने का है, देन फोकस ऑन बीइंग ए सिंगर एंड रिहर्सल अपॉन यूर थ्रोट। अपने गले के ऊपर काम करें। विवेक गुप्ता जी, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि पहला जो हमारा पॉइंट हमने लिया, डोंट बी टेंगल इनटू पंप एंड शो, आडंबरों में मत उलझो। लोग दिखावा मत। आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं? लोग आपका कर्जा नहीं उतारने वाले। अरे भाई, कौन नहीं बता सकता? ठीक है, बता ही नहीं सकते, क्या बताएं तेरे को? सिंगर है तू, सिंगर है तो लाइव से जुड़, सुना के दिखा मैंने कि क्या सुनाएगा। मैं भेजूं आपके पास फ्रेंड वो रिक्वेस्ट डालूं? सुना सकते हो कुछ? ऐसे सिंगर लिखने से सिंगर बन, अगर बनना तो नहीं, फिर लोगों को क्यों चुतिया बना रखा है? विवेक गुप्ता जी ने लिखा है, मेरे सभी हिंदू भाई अपना सुना धर्म बनाए रखे। बिल्कुल, क्योंकि हमारा धर्म जो हिंदू धर्म है, जो सनातन संस्कृति है, इससे बढ़कर कोई संस्कृति इस दुनिया में नहीं है। और इसके लिए हमें इसको बचाए रखने के लिए हमें जो 8% जो सरकार चल रही है, इसको बिल्कुल कोऑपरेट करना है। सरकार बहुत कुछ करना चाहती है, बट द ओपोजिशन है, जो विपक्ष है, ये रोड़े अटकाती है। बट जो मेन जो पावर है वो हमारे पास है, क्योंकि मेन पावर है वोट से सरकार बनती है। तो ऐसी ही सरकार को हमने प्रमोट करना है, जो हमारे धर्म को बचाए, हमारे धर्म की रक्षा करे। अब आ जाते हैं डियर फ्रेंड्स हम फॉर्मेलिटी के ऊपर, कि लोग बेमतलब की फॉर्मेलिटीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे कोई गेस्ट आया और आपका कोई जुगाड़ नहीं है, आप एक गरीब व्यक्ति हैं, आपके घर पे गेस्ट आ जाता है,
वहाँ फॉर्मेलिटी पूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि गेस्ट आ गया, जाओ ठंडा लेकर आओ। भाई 100 रुपये से कम ठंडा नहीं आता। फिर साथ में डिस्पोजल लेके आओ, फिर खाने के लिए कुरकुरे पुरकुरे अटपट और सामान लेकर आओ। फिर शाम को वे बढ़िया सब्जी बनाओ, ये करो वो करो। भैया कोई ज़रूरत नहीं है। इफ यू आर नॉट कैपेबल ऑफ अगर आप योग्य नहीं है, आपकी कैपेसिटी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्मेलिटी पूरी करने की। जैसा आप खाते हैं वैसा ही बनाएं। किसी को अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता मत लगने दो। फॉर्मेलिटी पूरी करके हम रिश्तेदारों को खुश नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। अगर आपका कोई यार दोस्त आता है आपके पास, कोई रिलेटिव आता है, तो हमारा फर्ज बस इतना ही बनता है कि उसके लिए समय निकाल के उनसे बात करें, उनके सुख दुख की पूछें, और जो भी नॉर्मली तरीके से हमारे घर में जो बनता है वही सर्व करना है, वही देना है। फॉर्मेलिटी में आप बेवजह की टेंशन मत ले कि यार रिलेटिव आया हुआ, घर पे रिश्तेदार आ गया, क्या करें अब क्या करें। विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो जाते हैं लोग विचलित, जिसका कोई तुक नहीं बनता कि यार मैं उनके गया था तो उन्होंने तो इतना खाने के लिए मटर पनीर बनाया था, हलवा बनाया था, पूरी बनाई थी, महंगी ड्रिंक लेके आया था, वो किया था वो किया था। उसका जुगाड़ था, उसने कर दिया। आपका जुगाड़ नहीं, आप टेंशन मत लो। उसने रिश्ता रखना है तो रख लेगा, नहीं रिश्ता रखना नहीं रखेगा। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, जो रिश्ते होते हैं वो लेन देन से नहीं डटते, और जो लेन देन के जो रिश्ते हैं उन रिश्तों को मैं ये कहता हूं खत्म कर दो। अगर कोई आपका दोस्त है, सपोज करें कि आप नीचे हैं, आपका दोस्त थोड़े से अप लेवल पर है, आपका दोस्त आपकी हेल्प कर रहा है कि मेरा दोस्त है, बचपन में हम साथ रहे हैं, मेरा दोस्त आज मुसीबत में है, तो मैं मेरे दोस्त की हेल्प करूं, न कि कोई एहसान। क्योंकि दोस्ती में एहसान नहीं होता, वो एक कोऑपरेट होता है, सहयोग होता है। अगर आप कर सकते हैं, मालिक ने इस योग्य बनाया है आपको कि आप अपने दोस्त का सहयोग कर सकते हैं, तो जरूर करें। अगर आपको इस काबिल बनाया है कि आप किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, जरूर करें। बट वहां से कोई किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशंस न रखें, उम्मीद मत रखें कि मैंने ये कर दिया अब ये वो करेगा। नो, फिर आपका उसके साथ इमोशनली कोई रिलेशन नहीं है। देन यू आर ए बिजनेसमैन, फिर तो आपका ये बिजनेस है, वो रिश्ते होते ही नहीं। भाई एक सबसे जो बड़ा जो रिश्ता माना गया है वो दोस्ती का रिश्ता माना गया। हालांकि डियर फ्रेंड्स, दोस्ती में पहले भी विश्वासघात हुए हैं, आज भी विश्वासघात हुए हैं, लेकिन मुसीबत में दोस्त काम आज भी आते हैं और पहले भी आए, और दोस्त होते भी वही हैं। क्योंकि और जितने भी रिश्ते हैं वो आसानी से टूटते नहीं हैं। चाहे आप कोई भी रिश्ता ले लें, बाप बेटे का लें, माँ बेटे का लें, पति पत्नी का ले, भाई बहन का ले, भाई भाई का रिश्ता ले, वो इतने जल्दी नहीं टूटते। क्यों? क्योंकि वो एक सामाजिक लेवल पर बंधे हुए। बट जो दोस्ती का जो रिश्ता होता है वो हमने खुद ने क्रिएट किया है, खुद ने बनाया है, और वो तोड़ना भी बहुत आसान है, बहुत आसानी से टूट जाता है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, दोस्ती करनी बड़ी आसान है, लेकिन उस दोस्ती के ऊपर कायम रहना
ये बहुत ही, ये मान के चले कि एक किस्म से पुरानी कहावत है कि तलवार के ऊपर घिसी करना है। इतना मुश्किल है किसी के साथ दोस्ती निभाना। करना बड़ा आसान है, दोस्ती किसी से कर ले, बट निभानी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो जिंदगी में हमेशा दोस्त बनाएं, कम से कम दोस्त बनाएं, क्योंकि ज़्यादा दोस्तों की ज़रूरत नहीं होती कि ज़्यादा दोस्त बनाने हैं, नहीं। दोस्त तो आपके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लाइफ में, चाहे देख लेना आपका चाहे कितना बड़ा नेटवर्क हो, वो नेटवर्क हो सकता है, वो किसी न किसी एक सवार सीधी से जुड़े हो सकते हैं लोग, बट आपके जो रियल दोस्त हैं वो तो 4-5 दोस्त भी अगर सच्चे हैं तो आप यू आर द लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अगर आपके 5 अच्छे दोस्त हैं जो आपको मुसीबत में आपका कोऑपरेट करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, 5 दोस्त हो तो बहुत है। लेकिन जब विवाह शादी होती है डियर फ्रेंड्स, क्या करते हैं लोग, हजारों कार्ड छपवा लेते हैं, ले ये उसका, ये उसका, ये उसका, ये उसका, ये उसका, ये उसका। मान लिया आपके पास इनविटेशन आया, आपका जुगाड़ नहीं शादी में जाने का, क्यों? क्योंकि शादी में जाने का मतलब खर्चा, पैसा आपके पास है नहीं, आप ऑलरेडी तंग है, आप नहीं जा सकते, मत जाओ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके बिना वो शादी नहीं रुकने वाली। ऐसा नहीं कि आप नहीं गए तो शादी नहीं होगी, शादी होगी उसकी, मत जाओ। इस चीज की इतनी टेंशन मत बनाओ कि यार उसका इनविटेशन कार्ड आया हुआ और मेरा जाना बहुत जरूरी है, नहीं। आपके साथ किसी ने फेरे नहीं लेने, ना ही आपके बिना काम रुकने वाला, आप मत टेंशन बनाओ। नहीं यार वो तो मेरा खास है, आपका खास है, मानते हैं, आपका अगर वो खास है ना तो वो खास ये भी कहेगा भाई मेरी शादी है, और अगर आपने कोई तंगी है तो मेरे को बता ऑलरेडी। अगर वो आपका खास है, उसके घर में फंक्शन है, तो आपको वो पैसे भी देगा, भाई ये नई ड्रेस ले, मुझे पता है आप आजकल तंग चल रहे हैं, भाड़ा किराया भी ले, ये ड्रेस ले और मेरी शादी में पहुंचना। वो ऐसे भी बोलेगा। अगर वो ऐसा नहीं बोल रहा तो वो आपका खास भी नहीं है, उसे आप सोच रहे हैं कि वो मेरा खास है, बट वो आपका खास नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपका कोई खास मित्र है तो आपकी हालात क्या है उसे पता है। वो आपसे ये उम्मीद नहीं रखेगा कि वो आएगा और 500-1000 रुपये मुझे शगुन के देगा। उसे पता है भाई आपके यार दोस्त की हालत बिल्कुल ख़राब है, वो नहीं आ सकता। तो अगर उसने ज़रूरत होगी ना तो वो खुद ये बोल देगा कि ये ड्रेस, या मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये तेरी मनपसंद ड्रेस ले और एक किराया पकड़, बट यू विल हैव टू अटेंड द फंक्शन। लेकिन आपने फंक्शन में आना पड़ेगा। खास दोस्त तो वो होते हैं, खास दोस्त वो नहीं होते जो इनविटेशन कार्ड पकड़ा गए, ले भाई मेरी शादी में आना है, मेरे भाई की शादी में आना है। वो खास दोस्त नहीं है, दैट्स ओनली फॉर्मेलिटी। वो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। अब आप फॉर्मेलिटी में चले गए तो ठीक, नहीं चले गए तो ठीक, क्योंकि वो आपका एक रियल फ्रेंड तो है नहीं, असली दोस्त तो वो आपका है नहीं। क्योंकि असली दोस्त होगा वो तो आपकी हालात, आपकी कंडीशन वो सारी समझता मिलेगा और वो आपको कोऑपरेट करेगा। बट आम जो लोग हैं वो इस बात की टेंशन बना लेते हैं, यार जाना पड़ेगा, मेरा तो खास है। भाई वो आपका खास नहीं है, मत जाओ।
एक इधर हमारे यहाँ क्या चला हुआ है कि आजकल ज़्यादा परेशानियाँ क्या है कि हम 100 साल पुराने रीति रिवाजों को ढो रहे हैं। रिश्तेदारी में डेथ हो गई, जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा, अभी डेथ हो गई। जिसकी डेथ हुई है उसे आप जानते ही नहीं, बस एक रिश्तेदारी में डेथ हुई। किसकी डेथ हुई आपने वो शकल से भी नहीं देखा, बट यू विल हैव टू गो, लेकिन आपको जाना पड़ रहा है। कौन पूछेगा आपको वहां पर? लेकिन क्या हुआ, जाना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं। इन पैटर्न्स को बदलें। आज भारत की जो जनता है इन लफड़ों में बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। ये पहले था। पहले क्यों था? क्योंकि पहले डियर फ्रेंड्स पैसा नहीं था, लोगों के पास टाइम की कोई कमी नहीं थी, टाइम था फुल। आज किसी के पास टाइम नहीं है। आज जमाना बिल्कुल चेंज हो चुका है, बदल चुका है। और बदलते जमाने के अकॉर्डिंग हमें बदलना होगा। हम अब वहाँ जो आज से 100 साल पहले जो चीजें थी वो चीजें अब नहीं है। मत ढो उन जो घिसे पिटे जो रीति रिवाज हैं, उनको मत आप ढो। वे कम से कम आप मुझे गलत कह सकते हैं, मैंने तो छोड़ दिया। किसी की रिश्तेदारी में डेथ होती मैं नहीं जानता, मैं जब उसे जानता ही नहीं, क्या तुक बनता मेरा जाने का? जीते जी उसने कभी मेरे को चाय की नहीं पूछी, उसकी डेथ हो गई तो मैं वहां जा रहा हूँ, बेवजह मेरा टाइम खराब करूं, घर से पैसे लगाऊं, क्यों? अगर वो मेरा ऐसा ही रिलेटिव था तो जीते जी उसने मेरी कदर क्यों नहीं की? जो व्यक्ति आपकी जीते जी कदर नहीं कर रहा, आप उसके मरने के बाद वहां पर जाकर बैठते हैं, क्या तुक बनता है? क्या तुक बनता है? जिसके साथ आपकी कोई बोलचाल नहीं, जाना पड़ेगा, उसके ये हो गया। अब फिर रिश्तेदारियों की रिश्तेदारी। भाई वो चीजें पहले थी, अब बिल्कुल बदल चुका है, आप भी बदल जाए, कोई फायदा नहीं। पहले जमाना स्लो चल रहा, पहले तो बारात भी 4-4, 5-5 दिन रुकती थी। आज 4-5 घंटे बारात नहीं रुकती, 2 घंटे भी बारात नहीं रुकती, और पहले 4-5 दिन रुकती थी। तो अब आप कौन से उसमें जाओगे? कहाँ जाओगे बताओ? पहले लोगों का कि एक कंपल्सन थी, एक मजबूरी थी मिलजुल कर रहना, मजबूरी में मिलजुल कर रहते थे वो। और ये नहीं कि भाईचारा था, नो, कंपल्सन थी, मजबूरी थी, क्योंकि एक दूसरे के बगैर काम नहीं चलता था, क्योंकि खेतों में भी सारा काम हाथ से होता था, उसने उसका काम करा दिया, फिर वो उसका काम करा देता था। आज पैटर्न चेंज हो चुके हैं। आज एक भाई करोड़पति है और एक भाई रोडपति है, बराबरी कैसे करेंगे? लेकिन दिमाग में क्या है कि ना भाई बराबर करने पड़ेंगे दोनों भाई। दोनों भाई पहले जब बराबर करते थे ना, तो पहले उनकी हालात बराबर होती थी, अब बराबर नहीं है। एक भाई आईएएस ऑफिसर बन गया और एक भाई बेचारा दिहाड़ी मजदूरी करता है, कैसे बराबर कर दोगे तुम? जो आईएएस ऑफिसर है, क्या वो अपने भाई को बराबर करने की सोच रहा?
कि नहीं भाई तुम मेरा माजा भाई है, मैं 1.5 लाख रुपए कमाता हूँ तो मैं आपको कम ज़्यादा नहीं तो 35-40 हज़ार रुपये तो पर मंथ दूंगा। है ऐसा? बिल्कुल भी नहीं है। आज सिचुएशन ये है कि अगर एक भाई भूखा बैठा है, एक भाई के पास, एक भाई होटलों में खाना खा रहा है और एक भाई घर पे भूखा बैठा है, तो वो भूखा बैठा है तो भूखा ही बैठा है, उसे कोई नहीं पूछने वाला कि आपने खाना खा लिया, खाना नहीं खाया। तो फिर जब हालात ये आ गई है कि इतना सिस्टम चेंज हो गया और फिर आप पुराने रीति रिवाजों को ढो रहे हैं, बेवजह की टेंशन अपने दिमाग में पाल रहे हैं। क्यों? पहले तो ऐसा भी होता था कि मान लिया कि गांव की लड़की है, किसी दूसरे गांव में उसकी शादी कर दी और उसी गांव में हमारी बहन है या बुआ है, तो हम जाते थे तो ये देखते थे कि इस गांव में हमारे गांव की कितनी लड़कियां हैं, सभी को वो पैसे देकर आते थे। किसी को 10 पैसे, किसी को 20 पैसे, किसी को 5 पैसे, मतलब जैसी कैपेसिटी होती थी, क्योंकि पहले यही हाल था। अब यही पैटर्न सेम अब भी चल रहा है। अब क्यों चला रखा भाई? अब एक मान लिया कि एक कोई बहन है, वो बहन ग्रुप ए में है या ग्रुप बी में है, जिसकी इनकम पर मंथ 1 लाख 1.5 लाख रुपए है, और अब आप उसे 10 का नोट निकाल कर देंगे तो आप क्या सोचते हैं? आपकी रिस्पेक्ट करेगी वो? 500 का आप दे नहीं सकते, क्योंकि 500 का आप नहीं दे सकते। यू आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग 500 रुपीज टू हर। आप 500 रुपये उसे दे नहीं सकते, 10 का वो पसंद नहीं करेगी। नतीजा क्या हुआ भाई? जाने की टाल कर दो। अब अगर वो वहां पे नहीं गया तो वो उसे पता चलेगा, वो कोई 10 रुपये देने का मेरा को नहीं आया भाई, कोई तुक है क्या? अब 10 तेरे पसंद नहीं आएंगे, 500 वो दे नहीं सकता। फर्ज तो आपका बनता है कि क्योंकि आप कमा रही हैं, आपका भाई आया, आप नहीं दे सकती भाई, आपका भाई तो गरीबी हालात में, आप नहीं पूछ सकती भाई ले 1000 रुपये ले जा और भाभी के लिए कुछ लेकर जाना। पहले के जब पैटर्न चेंज हो चुके हैं तो आप उन पैटर्न्स को क्यों ढो रहे हैं? क्या नौबत आई हुई है आपके ऊपर? इनसे बाहर निकलना होगा, बिल्कुल बाहर निकल जाए। मत अपना फालतू का बर्डन लेकर जिंदगी जिए। आप पूरी दुनिया को खुश नहीं रख सकते। पूरी दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि 820 करोड़ लोग हैं, फिर भी मैं 800 मानता हूँ। 800 करोड़ लोगों में आप सिवाय एक आदमी को खुश कर सकते हैं, वो आप खुद हैं। आप खुद खुश रहना सीख ले, दुनिया भाड़ में जाए। नहीं रख सकते खुश। कितना खुश रखोगे? जितना आप खुश रखने की कोशिश करेंगे, उनकी हैबिट्स और ज्यादा बिगड़ती जाएंगी। दैट्स बिटर ट्रूथ, कड़वी सच्चाई है। वो उतना ही बिगड़ते जाएंगे। किसी की ख्वाहिश आप पूरी नहीं कर सकते, ना ही औलाद की कर सकते, ना ही घरवाली की कर सकते, ना ही माँ बाप की ख्वाहिश पूरी कर सकते, किसी की नहीं कर सकते। आप अपने हिसाब से अपने आप को खुश रखें। अपने आप में ही मतलब इंट्रोस्पेक्शन करें अपने आप का, यानी कि आत्मनिरीक्षण करें। मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, और बस वही करें। इसके अलावा फालतू का बर्डन मत रखें कंधों पर। कोई आनी जानी नहीं। मत आप इन रिश्ते नातों में उलझे, कोई काम नहीं आता डियर फ्रेंड्स।
क्योंकि अगर हम किसी के काम आते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप भी किसी के काम न आए, आप काम आए, बट वहाँ से किसी प्रकार की एस्पेक्ट न रखें, आशा न रखें कि ये भी मेरा काम आएगा, फिर आपको दुख होगा, क्योंकि वो काम आएगा नहीं। फिर आप ये कहोगे मैंने तो उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए ये किया। भैया आप कैपेबल थे, आपने कर दिया। एक पुरानी कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल, बस आपने कर दिया, आप कैपेबल थे। अब उनसे उम्मीद मत रखो कि वो भी करेंगे आपका। अगर आप उम्मीद रखेंगे तो आपको दुख के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। यू विल बी परप्लेक्स्ड डेफिनेटली, आप हताश हो जाएंगे, उलझन में फंस जाएंगे। मैं ये कहता हूं कि आप कैपेबल बने, योग्य बने कि मैं, हे मालिक, मुझे दूसरों की भलाई करने में मज़ा आता है। मालिक आपको देगा, बट आप जिसको दे रहे हैं वहाँ से एक्सपेक्टेशंस बंद कर दें, दूसरी जगह से आ जाएगा। आप जो कर रहे हैं, आप जैसा कर्म कर रहे हैं, आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। आप कभी भी जीवन में ये मत सोच लेना कि मैंने तो उसका इतना सहयोग किया था, बट उसने तो मेरे बारे में सोचा ही नहीं। दुनिया बेकार है, दुनिया बेकार नहीं है, और दुनिया बेकार होगी, बट जिस मालिक ने हम यहाँ पे भेज रखे हैं वो बेकार नहीं है। कीप फेथ इन गॉड हु हैज सेंट यू ऑन अर्थ। उस भगवान में विश्वास रखें जिसने आपको पृथ्वी पर भेजा है, वो अपने आप अरेंजमेंट करेगा आपका। आपने टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसे टेंशन रखेंगे डियर फ्रेंड्स, यार उसने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, मैं तो रिश्तेदारों के इतना काम आया, रिश्तेदार जब मैं बीमार हुआ मिलने नहीं आए, वो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। भैया छोड़ दो इन चीज़ों को, कोई किसी का नहीं है। अपने आप का ही इंट्रोस्पेक्शन करें। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है फिगर आउट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स विच आर रनिंग विद इन यू। जो विचार, जो भावनाएं आपके अंदर दौड़ रही है, चल रही है, उन्हीं को फिगर आउट करें, यानी कि उन्हीं को समझें आप क्या है, आपकी क्या डिजायर्स हैं, आपकी मतलब इच्छाएं क्या हैं, आप कैसा जीवन चाहते हैं, आपका जीवन कैसे आगे बढ़ेगा, आपको खुशी कैसे मिलेगी। बस इतना ही काफ़ी है। सोचो भाई मेरी सास कैसे खुश रहेगी, मेरा ससुर कैसे खुश रहेगा, मेरा साला कैसे खुश रहेगा। छोड़ो उन्हें, फॉरगेट देम, भूल जाओ, नहीं रख सकते आप कुछ। क्योंकि दुनिया को खुश करते 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 छोटी सी आपसे कहीं मिस्टेक हुई, वो जितना आपने किया है वो सारा बेकार। फिर आप पछताओगे, यार ये कैसे हो गया, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो फिर ऐसा नहीं सोचा था तो ऐसा किया ही क्यों। अगर आपने भला करना है, आप उन लोगों का भला करें, उन लोगों का कोऑपरेट करें जो मतलब एक सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आजकल ये साधु संतों का बड़ा वो चल रहा है, इनमें देखो बहुत सारे ठग भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो सारे सही, बट मान लिया सारे ठग नहीं, सभी को हम ठग नहीं कह सकते। कह देते हैं जो साधु संत हैं ये लालची हैं, ये पैसे, लोग कहते हैं कि भाई मोह माया से दूर रहो, खुद कहते हैं कि दान कर दो, हमें दे दो। तो डियर फ्रेंड्स, जो अच्छे लोग हैं, कोई भी कैटेगरी लें आप, कोई भी कैटेगरी चुन ले आप, सभी अच्छे उसमें नहीं हो सकते। सभी डॉक्टर अच्छे नहीं हैं,
अभिषेक यादव जी, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। हर हर महादेव। डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं, क्या सभी डॉक्टर अच्छे हैं? इनमें भी बेकार है। गुरु को यानी टीचर को भगवान से भी बड़ा माना जाता है। क्या सारे गुरु सही हैं? क्या सारे भाई सही हैं? क्या सारे रिश्तेदार सही हैं? क्या सारे दुकानदार सही हैं? सब कुछ सही तो कभी हो ही नहीं सकता। दैट्स इम्पॉसिबल। संभव ही नहीं कि सारे सही हो जाएंगे, क्योंकि अगर सारे सही हो गए तो ये संसार नहीं चलने वाला। इसमें बुरे लोग तो रहेंगे ही रहेंगे। आप सरकार को चेंज कर लें, आप प्रशासन को चेंज कर लें, कुछ भी चेंज कर ले, बुरे लोग रहने ही रहने हैं। तो मान लिया कि आपने गलती से किसी बुरे आदमी का सहयोग कर दिया, बट आपका भाव तो अच्छा था। आपका भाव अच्छा था, आपने सहयोग कर दिया अच्छे भाव से, आपके साथ बुरा नहीं हुआ। अब वो बुरा उसके साथ होना है जिसने बुरा किया है, आपने बुरा नहीं किया। यादव जी ने लिखा है, फ्रॉम आवर साइड, हमारी तरफ से हार्टिएस्ट बेस्ट विशेस टू ऑल द फ्रेंड्स ब्रदर्स, प्लीज शेयर देयर वीडियोस, लाइक देम एंड कमेंट। जय श्री राधा। वे यादव जी ने सुझाव तो बहुत अच्छा दिया है कि भी हमारी तरफ से सभी दोस्तों को बेस्ट विशेस है, यानी कि शुभकामनाएं दी हैं, और उनकी वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें। और जय श्री राधा लिखा, कमेंट बहुत अच्छी है यादव जी, बट जितनी अच्छी कमेंट है उतने अच्छे श्रोता नहीं, और होंगे भी नहीं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, मुझे पता है, इस दुनिया का पूरा आंकलन मैंने कर रखा है कि इस संसार में सिर्फ और सिर्फ 10% लोग ईमानदार हैं। पूरी दुनिया का आंकलन है। बाकी 90% लोग, डियर फ्रेंड्स, वो नेगेटिविटी से भरे रहते हैं। उन्हें अच्छी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, उन्होंने दूसरों में नेगेटिविटी देखनी है, उनके पास और कुछ नहीं। बट 10% जो लोग हैं, उन्हीं के बलबूते पर ये संसार चल रहा है। जिस दिन ये 10% खत्म हो जाएंगे उस दिन दुनिया खत्म। बट ये 10% खत्म नहीं होंगे, क्योंकि जब इन 10% की जो है इनकी संख्या घटने लगती है, यानी कि जब ये बैलेंस इम्बैलेंस होने लगता है, तो ऊपर से कोई न कोई ऐसी महात्मा उतरती है, फिर वो बैलेंस बना देती है, और फिर बैलेंस होता है, फिर दुनिया चल पड़ती है। अब थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया था, इम्बैलेंस हो गया था देश में। तो डियर फ्रेंड्स, एक झाड़ू पोछा करने वाले की गर्भ से एक ऐसी ताकत पैदा हुई कि वो बैलेंस बनाने के लिए आ गया। किसी ने सोचा नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। और मैं इसीलिए मैं कर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। श्री राधा कृष्ण यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने ध्यान से
लाइव ब्रॉडकास्ट पे आते हैं, सुनते हैं और लगभग आप तो हर वीडियो में कोऑपरेट करते हैं। ये मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो समय है वो बहुत कम रहता है कि मैं आपकी वीडियोस में देख पाऊँ, क्योंकि आजकल मैंने स्टडी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रखा है। पढ़ता बहुत हूँ मैं, इसलिए मैं आपकी वीडियोस कम देख पाता हूँ। जितने भी साथी सुन रहे हैं, प्लीज़ डोंट फील बैड अबाउट मी, मेरे बारे में बुरा मत सोचें। नहीं तो मेरा एक रिकॉर्ड भी है कि मैं जिस व्यक्ति की वीडियो को देखूंगा उस वीडियो को मैं लाइक 100% करूँगा। ये मेरा रिकॉर्ड है। मुझे चाहे वो लाइक करता हो, चाहे मेरी शक्ल से भी उसे नफरत हो। आई डोंट थिंक ऑफ सच थिंग्स। मैं ऐसी चीज़ें नहीं सोचता कि ये व्यक्ति तो आपको लाइक नहीं करता, यार आप तो नहीं, वो नहीं करता, वो उसका काम है। ये मेरा काम है कि मेरे सामने अगर कोई वीडियो आती है और मैं अगर उस वीडियो को देखता हूँ, आई डेफिनेटली लाइक, और कोशिश करता हूँ कि उसको कमेंट में सुझाव भी देता हूँ। अभिषेक यादव जी ने लिखा है, आई वर्क इन ए हॉस्पिटल, आई जस्ट डोंट नो द टाइम, समटाइम्स आई वॉच योर लाइव वीडियो एंड इट फील्स गुड टू लिसन टू योर टॉक्स। जय श्री राधा कृष्णा। अभिषेक यादव जी ने लिखा है कि मैं एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मुझे समय का पता नहीं चलता। कभी कभी मैं आपकी लाइव वीडियो को देखता हूँ और आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। दिल की गहराइयों से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सर, कि कम से कम आपने अपना जो दिल का भाव है वो सोशल मीडिया के ऊपर रखा। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। मैं ये नहीं सोचता कि मेरे को भी यार बहुत कम लोग देखते हैं, मैं अपना काम छोड़ दूँ यार। नो, आई एम ऑल्सो कमिंग टू दिल्ली फॉर सम वर्क फॉर ए वीक। मैं मतलब एक सप्ताह के लिए किसी काम से दिल्ली भी आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी। और कभी हमारे हिसार की तरफ चक्कर लगे तो हिसार से 18 किलोमीटर दूर मास्टर सुखविंदर खोखा का एक गांव है छोटा सा, आप ज़रूर विजिट करें। और अगर मेरा उत्तर प्रदेश में कभी चक्कर लगता है तो आई विल डेफिनेटली कम टू यू, मैं भी आपके पास ज़रूर आऊँगा। तो साथियों, आज के लाइव ब्रॉडकास्ट में जो मैंने बातें बताई कि फालतू के जो ये है ना पंप एंड शो, यानी कि आडंबर, फॉर्मेलिटीज़, फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत ले कि उसने ये कर दिया मैंने भी करना पड़ेगा। नहीं भाई, मेरी कैपेसिटी नहीं है, उसने कर दिया क्यों किया, वो उसकी सरदर्दी है। मत टेंशन लो, भूल जाओ आप इन चीज़ों को। फालतू बोझ अपने सिर के ऊपर रखोगे ना तो फिर दबे रहोगे। फालतू के यार दोस्त नहीं बनाए, कोई फायदा नहीं, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, इसके अलावा कुछ नहीं है। अरे ऐसे यार दोस्त रखो जो आपके जीवन में कम से कम वैल्यू ऐड करते हैं। ये जरूरी नहीं होता tomorrow I will reach Dwarka at 11 in the morning. I will talk to you about the FIR. यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद कि कल आप द्वारिका 11 बजे सुबह पहुंच रहे हैं और FIR के बारे में आपसे
मैं बात करूँगा। आपने लिखा, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। अगर मेरा फ़ोन न मिले तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ देना, मैं आपके पास कॉल कर लूँगा, क्योंकि मेरे फ़ोन की गारंटी नहीं है कि मिले या नहीं मिले, क्योंकि अपना ऐसा ही फ़ोन है, बूढ़ा सा फ़ोन है, अपने पास नया फ़ोन है ही नहीं। ये बड़ी मुश्किल से धक्का पेली कर रहे हैं इसके साथ, बट दैट्स माई लकी मोबाइल कि इस मोबाइल ने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचाया है, पूरी दुनिया के अंदर। ये नहीं कि हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचाने वाला मेरा यही मोबाइल फ़ोन है। यादव जी ने लिखा, वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी। तो साथियों, अगर जीवन में हमने खुशी पानी है तो जो पुराने जो ट्रेडिशंस है, पुराने जो हमारी रिचुअल्स है, रीति रिवाज है, उनसे बाहर निकल आए। कोई फ़ायदा नहीं उनमें उलझने का। टोटली सिस्टम है चेंज्ड। कम से कम मैं अपने आप को बदल चुका हूँ। कोई खास मतलब हमारा कोई खास है, वहां जाएं आप, मैं ये नहीं कहता, वहां उस व्यक्ति से मिले आप, जिस व्यक्ति से मिलने में आपको खुशी मिलती है। ओके, गुड नाइट माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है यादव जी, बेस्ट ऑफ लक, हो जाए। आप उस व्यक्ति से मिले जिस व्यक्ति से मिलने में आपको लगता है कि मैं मोटिवेट होता हूँ, मेरे अंदर कुछ वैल्यू ऐड होती है, मेरे बारे में ये व्यक्ति कोई अच्छा सोचता है। आप ये सोचकर कहीं मत जाएं कि यार बेइज्जती हो जाएगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे। कुछ नहीं कहते। अगर मन नहीं करता मत जाओ। काम वही करो जिस काम को करने में आपको इंजॉयमेंट महसूस हो, आपके मतलब हार्ट से एक हैप्पीनेस आए, एक खुशी आए, एक खुशी का भाव पैदा हो कि हाँ यार मैं उस दोस्त से मिल रहा। और जो दोस्त होता है ना, वो चाहे पार्टी के बहाने बुलाए, वो आपसे कोई लेने के लिए नहीं बुला रहा आपको कि आपके पास कुछ है तो ही जाएगा। जाना भाई यार मेरे पास कुछ है नहीं, मैं कैसे जाऊँ, चले जाओ। अगर आपको लगता है कि मुझे जाना चाहिए, मुझे वहाँ खुशी मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, वहाँ जाओ। बट लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, उनके चक्कर में भाई मैं तो कहता नहीं। बाकी आपकी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी लाइफ है, अपने तरीके से जियो, बट यू विल फील सोरो। आपने दुख ही महसूस होना। कई बार क्या होता है कि हम पार्टी में चले गए, मान लिया कि किसी को लड़का हुआ है या किसी की शादी हुई है, किसी का जन्मदिन है, किसी की हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी प्रकार का फंक्शन हो सकता है, किसी की एंगेजमेंट है, सगाई है, हम चले गए वहाँ। ये तो है नहीं कि हम अकेले गए, और भी आए हुए। और एक लेवल होता है, व्यक्ति का लेवल होता है, और लेवल के हिसाब से ही जो आने वाले हैं उसे पैसे देते हैं। यानी कि अगर अमीर व्यक्ति की पार्टी में जाएंगे तो वहाँ आपको 10, 20, 50 रुपए देने में शर्म आएगी, बिल्कुल शर्म आएगी। अगर आप गरीब व्यक्ति के फंक्शन में जाते हो, आप 50 रुपए भी देंगे, आपको शर्म नहीं आएगी, बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी। लेकिन स्टैंडर्ड हाई है तो वहाँ पर आपको 100 रुपये का नोट निकालते हुए 200 रुपये का नोट निकालोगे तो भी शर्म आएगी। मिनिमम 500 रुपये का नोट निकालना पड़ेगा। और अगर ऐसा हो रहा है कि आपके मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप लुक छिप के जाके दे दोगे, कई फंक्शन तो वो तो उसमें फ़ोटो उतर रहे होते हैं, उसमें वीडियो रील बन रही होती। अब
आपके साथ वाले हैं और हैं दूसरे हैं, वो मान लिया कि 2100 रुपये दे रहे हैं, आपके पास है 100 रुपये। अब आप फंस गए, आपको 100 का नोट निकालने में शर्म आएगी। ऐसे मौकों पर बेशर्म हो जाए, बिल्कुल टेंशन न ले, ये 2100 दे रहे हैं, मैं 100 कैसे दूं। इफ यू आर कैपेबल ऑफ गिविंग ओनली 100 रुपीज, पे ओनली 100 रुपीज। वट द अदर पर्सन्स आर गिविंग, नेवर थिंक ऑफ देम। वो क्या दे रहे हैं आपने नहीं सोचना कि आप 100 दे सकते हैं, आप 100 ही दे। और मैं तो ये कहता हूं कि 100 भी मत दो अगर आपको शर्म आ रही है तो। बैठे रहो आराम से, 100 दे देंगे तो भी आपका कोई वहां आपको मेडल नहीं मिलने वाला कि उसने 100 रुपये दिए, मेडल दे के भेजो इसे। जिस काम को करने में आपको शर्म आ रही है वो काम करो मत। इज्जत बचाने के लिए दूसरों को देखकर अगर आप खुद टेंशन में आ रहे हैं, आपके पास वो है नहीं, आप किसी से उधार लेंगे, आपका जुगाड़ है नहीं, वो ज़्यादा शर्म की बात। इससे अच्छा मत दो, क्या दिक्कत है। नहीं है भाई मेरे पास, हम यहाँ पैसे लुटाने थोड़े आए। और तुमने ये जो गैदरिंग कर रखी, यहाँ क्या भीख मांग रहा था? अगर आगे से मान लिया कि वो कहीं जिक्र चल भी पड़े, क्यों भाई आर यू बेगर, क्या भिखारी हो, पैसे लेने के लिए बुलाए थे? आप ही हैवी रहो, आप मतलब अपनी गर्दन को झुकाओ मत। नहीं है तो नहीं भाई, किसी की पार्टी में गए हुए हैं, अगले को बोलो भाई पार्टी में बुलाए हैं, सामान लेके आओ, ये चीज चाहिए हमें, ऑर्डर दें वहां पे जाके, ताकि दोबारा वो बुलाने से पहले 1000 बार सोचेगा फिर वो। लेकिन आप वहां पे जाके दे रहे हैं 2100 रुपये और आपकी कोई जात नहीं पूछ रहा और आप लूट पीट के घर आ जाते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर आपको इनवाइट किया जाएगा, क्यों? क्योंकि पता है शगुन आएगा। भैया हम शगुन देने के लिए नहीं बने, पार्टी में बुलाए हैं, एंजॉय करने आए, एंजॉय करेंगे और खर्चा आपका लगेगा, हमारा नहीं लगेगा। आपने कर रखी है और आपने किसी की पार्टी में मान लिया पार्टिसिपेट किया, आपके भी सेम फंक्शन है, मतलब आपके भी बच्चे का जन्मदिन है, आप इनकेपेबल हैं, आप नहीं कर सकते, मत करो। मैं ये नहीं कहता कि आप यार वहां गए थे यार इतनी पार्टियों में जा लिया, मैंने तो कभी पार्टी की नहीं, आपका जुगाड़ नहीं है, मत कर्जा उठाओ, मत करो ऐसी पार्टियां। फिर भी थोड़ा बहुत आपने एंटरटेनमेंट करना है, मनोरंजन करना है, एम्यूजमेंट करना है, अपना कोई खास यार दोस्त है उसको बुला ले, अपने बैठ जाओ, घंटा 2 घंटा 5 घंटा जितना भी आपके पास समय अवेलेबल है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब बिना जुगाड़ आप ड्रामेबाजी करो, फिर आपको पछतावा होगा, क्योंकि फिर पैसे मांगने वाले आएंगे, फिर वो ये भी कहेंगे फिर पहले आपको दिखाई नहीं दे रहा था, अगर आपका जुगाड़ नहीं था क्यों पंगे मोल लिए। ज्यादा रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में मत रहो, अगर सुखी रहना है तो कम से कम रिश्तेदारों से जुड़ाव रखें, क्योंकि जितना जुड़ाव रखेंगे उतनी ही तकलीफ होगी, तकलीफ के अलावा कुछ नहीं होगा। क्यों? मान लिया कि 20 रिश्तेदारी, 30 भी हो सकती है, क्योंकि 20 है तो फिर 20 के जाएंगे तो उनके रिश्तेदारों से भी जान पहचान हो जाती है, मोबाइल नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। 20 की 60 रिश्तेदारी भी हो सकती है, 60 रिश्तेदारी हो गई तो डियर फ्रेंड्स, हर रिश्तेदारी में किसी न किसी दिन कोई ना कोई बीमार पड़ेगा, किसी न किसी की डेथ होगी,
लगाओ फिर चक्कर वहाँ पे, कभी हॉस्पिटल में जाओ, कभी उसके जो फनरल पार्टी होती यानी कि जो दाह संस्कार होता है उस पे जाओ, फिर उसकी वो जो तेरामी होती उस पे जाओ, काटो चक्कर। आनी जानी कुछ है नहीं, आपको जानता पहचानता कोई है नहीं, आपकी जान पहचान वाला था वो मर गया, क्यों लुटते पिटते घूम रहे हो। अब आप सोचेंगे यार ये तो मतलब बिल्कुल असामाजिक बातें हैं, असामाजिक बातें नहीं है ये। अगर आप सामाजिक बातों पर चलेंगे प्रगति नहीं कर पाएंगे। पहले जमाना अलग था, ये बात दिमाग में रख लें आप। जब आप परेशान होते हैं, जब आप दुखी होते हैं, आपका कोई रिलेटिव आपको के कुछ काम नहीं आता। आप हॉस्पिटल में हैं, लोग मिलने आएंगे, रिलेटिव्स आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, उनके रिश्तेदार आएंगे, कोई ये नहीं पूछने वाला भाई किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या, ये नहीं, कोई नहीं पूछता क्या हाल चाल है, हाल चाल पूछने आएंगे, फिर उन्हें चाय पिलानी पड़ेगी, वो ज़्यादा बर्डन है भाई। जो मरीज है, मैं एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ, कोई भी मरीज है हॉस्पिटल में एडमिट है, सीरियस बीमारी से जूझ रहा है, उसको रिलेटिव्स मिलने आ रहे हैं, रिश्तेदार मिलने आ रहे हैं, आप क्या सोचते हैं कि जो मरीज है वो उन्हें देखकर ठीक हो रहा है? इज द पेशेंट गेटिंग रीड ऑफ हिज और हर डिसीज? क्या वो अपनी बीमारी से, लड़का हो या लड़की, क्या वो छुटकारा पा रहा है? एब्सोल्युटली नो, नहीं मिल रहा छुटकारा। उस मरीज को उसी व्यक्ति के दर्शन से हौसला मिलता है जिसके साथ उसके विचार मैच करते हैं, नहीं तो वहाँ चाहे कितनी भीड़ लगी रहो उसको टेंशन हो सकती यार ये, क्योंकि जब मन मिलता ही नहीं, वैसे बीमार वो फॉर्मेलिटी के तौर पर आ बैठे वहाँ पे, मरीज को कोई खुशी नहीं मिलती। पेशेंट को तभी खुशी मिलेगी जब उसका दिल का करीबी उसे दिखाई देगा, अन्यथा वो खुश नहीं हो सकता, वो और ज्यादा परेशान हो। और जो उसका दिल का करीबी है उसको हो सकता है कि उसके घर वाले ही न आने दें, ये भी एक फैक्ट है, क्योंकि उसका करीबी वो है जो उसका दोस्त है। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, कि मतलब आपका कोई गहरा दोस्त है जहाँ आप मतलब टोटली आप सारी की सारी बातें उनके साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं, बातचीत करते हैं, मतलब हर बात साझा कर लेते हैं। हर बात में डियर फ्रेंड्स क्या आता है, हर बात मतलब जो गुड फ्रेंड होता है, जो बेस्ट फ्रेंड होता है, जो दिल का प्यारा होता है, उससे हर बात का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति से हम चरित्र की बात भी शेयर कर लेते हैं, वही बेस्ट फ्रेंड होता है। वैसे तो हमारे सारे फ्रेंड हैं, हम पता नहीं एक दिन में 20 आदमियों के साथ हैंडशेक करते हैं, 30 के साथ करते हैं, 50 के साथ हाँ भाई हाथ मिला लिया, वह भी ठीक है ठीक है ठीक है, घर परिवार में ठीक है, दे आर नॉट अवर फ्रेंड्स, वो हमारे दोस्त नहीं है। हमारा जो दोस्त होता है सिर्फ वही दोस्त होता है जिसको हम वो बातें शेयर कर लेते हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं होती, और वो बातें जो हमारे चरित्र से रिलेटेड होती है वो कितने दोस्तों के साथ हम शेयर करते हैं।
आपके 1 या 2 दोस्त ही मिलेंगे, बस, ज़्यादा नहीं। बस वही व्यक्ति जब उसे दिखेगा हॉस्पिटल में कि मेरा दोस्त आया, तो उसे खुशी मिलेगी, अन्यथा उसे खुशी नहीं मिल सकती। चाहे वहाँ भीड़ लगी रहो, कोई मतलब नहीं उसे, क्योंकि उसे तो उसका जो दिल का प्यारा है वो दिखेगा, तब मजा आएगा। अब वो उसके पेशेंट के लिए तो दिल का प्यारा है, लेकिन उसके घर वालों का वो दुश्मन है। क्यों? क्योंकि इतनी गहरी दोस्ती घर वालों को पसंद है नहीं। तो उन घर वालों के डर से वो मिलने नहीं आता। बाकी रिश्तेदार वहां चक्कर लगा रहे हैं, 3-3 4-4 बार उनके लिए चाय मंगवानी पड़ रही है। पेशेंट का किसी के साथ बोलने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि जो बीमार है, बीमार व्यक्ति को कोई अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा शोर शराबा भी अच्छा नहीं लगता। अब रिश्तेदार आएंगे, हाँ भाई ठीक है, अब वो उसे बोलना पड़ेगा, बट ही डोंट वांट टू टॉक विद देम, वो उनके साथ बात नहीं करना चाहता, बट ही इज कंपेल्ड, लेकिन वो मजबूर है, उसे बात करनी पड़ेगी। फंस गया ना। ऐसा ही होता है। जैसे मान लिया किसी महिला को बच्चा हुआ, बाई स्टमक सर्जरी, यानी कि बड़ा ऑपरेशन बोलते हैं जिसे, यानी कि पेट को चीर कर बच्चा निकाला जाता है गर्भ से। लड़का हो गया तो बहुत ज्यादा बधाइयां देने के लिए रिश्तेदार आ जाएंगे। अरे वो महिला है, उसका पेट कटा पड़ा है, जाएंगे वहां, हाँ भाई ठीक है ठीक है। अरे उसे नहीं बोला जा रहा, तुम क्यों परेशान कर रही हो? उसका पेट में 15 टाके आए हुए हैं, उसकी सर्जरी को 20 मिनट नहीं हुए, 20 रिश्तेदार आ बैठे उसके चारों तरफ। कौन सा तुक बनता, कौन से मतलब हम कौन सी रस्में निभा रहे हैं, कौन सी रस्में है? अब अगर वो महिला न बोले तो फंस गई, बोले तो उसे दर्द हो रहा है, उसके जो स्टेसिस लगे हुए हैं उनमें प्रॉब्लम आ सकती है, उनके अंदर रेशा हो सकता है, फंस गई ना। ना ही वो उसके जिसको डिलीवरी हुई है उसके घर वाले ये भी नहीं कह सकते क्या लेने आई हो। तो बहुत सारे डियर फ्रेंड्स बेवजह के रिश्ते हम ढो रहे हैं, जिनका हमारी रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। सात 8 दिन में छुट्टी मिलती है। पहले डियर फ्रेंड्स जब डिलीवरी होती थी महिला की, वो पहले घरों में ही हो जाती थी, घरों में क्या खेतों में भी हो जाती थी, क्योंकि पहले महिलाएं काम करती थी, खेतों में जाती थी, खेतों में ही बच्चे पैदा कर लेती थी, और उनकी इतनी कैपेसिटी होती थी कि बच्चा पैदा करके बच्चे को ऐसे यहाँ और सिर के ऊपर 40, 50, 60 किलो वजन रख के घर भी आ जाती थी, इतनी जान थी उनके अंदर। आज वो सिचुएशन है नहीं, वो हालात हैं। अब तो हॉस्पिटल में बच्चे होते हैं, बाई सर्जरी होते हैं, ऑपरेशन होते हैं। तो पहले महिलाओं को का विशेष ये होता था कि भाई यहाँ पे जच्चा है, इसके पास नहीं जाना, और वो रिवाज एक्यूरेट थे, वो सही थे। बच्चे को कब घर से बाहर निकालना है टाइम फिक्स होता था, कब बच्चे को चंद्रमा के दर्शन कराने हैं टाइम फिक्स होता, कब सूर्य देवता के दर्शन करवाने हैं, कितने महीने के का होने के बाद
इसे अन्न खिलाना है, कितना समय के बाद इसके बाल मुंडवाने हैं। दैट वाज अवर कल्चर, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं। वो सारी चीजें थी, अब वो हो चुकी खत्म सारी। अब बच्चा पैदा हुआ, 20 रिलेटिव्स आ बैठे, कभी वो पकड़ेगी उस बच्चे को, कभी वो पकड़ेगी। डियर फ्रेंड्स, दैट्स अगेंस्ट साइंस। साइंस के खिलाफ है ये टोटल चीजें, क्योंकि हमारा जो टच होता है, हमारे टच में एनर्जी होती है। हमारी जो सनातन संस्कृति है ना, हम आजकल क्या कर रहे हैं, हैंड शेक पहले जाते ही, हाँ भाई क्या हाल है, क्या हाल है। हमारा तो वो धर्म है जिसमें हैंड शेक है ही नहीं, हाथ मिलाने की कोई परंपरा नहीं थी। ऐसे राम राम जी, ये थी हमारी परंपरा। अब क्या है, हैंड शेक। भैया जब एक हाथ दूसरे हाथ से ऐसे टच होता है ना, एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे आपने देखा हुआ कि जब शादियां होती है, मतलब एक पुरानी परंपरा के हिसाब से बता रहा हूँ, तो शादियां होती हैं तो उसमें लड़की का पिता और लड़के का पिता दोनों हैंडशेक भी करते थे, और दोनों हैंडशेक को छोड़िए, उसके बाद वो दोनों गले मिलते थे, ताकि इनकी जो एनर्जी है ये एक दूसरे से टच हो जाए, यानी कि इनके विचार मिल जाए। गले मिलने का मतलब यही होता है कि एनर्जी का ट्रांसफर होना। ये जो रीति रिवाज बनाए हैं, बनाने वाले पागल नहीं थे। एनर्जी, जैसे हमारा जो शरीर है, इसका एक ओरा होता है, इसे हिंदी में आभा मंडल बोलते हैं। जिन बच्चों ने साइंस पढ़ी है वो, उनको मेरी बात समझ में आ जाएगी। आभा मंडल होता है, जैसे कि मेरा शरीर है, ये यहाँ मेरा शरीर है, बट इसके 9 इंच तक, यानी कि 9 इंच तक इस शरीर का आभा मंडल होता है। 9 इंच तक यहाँ जो एनर्जी है, 9 इंच तक वो एनर्जी है ही है, चाहे बिल्कुल किसी भी IQ का बंदा है कोई, चाहे उसमें कम दिमाग है, ज़्यादा दिमाग है, 9 इंच तक तो 100% सभी का होता है। बाकी एक सामान्य व्यक्ति का साइंस कहती है कि 3 फुट तक आभा मंडल काम करता है। यानी कि अगर आप एक पॉजिटिव इंसान हैं, आप पॉजिटिव सोचते हैं, आपके दिमाग में हमेशा पॉजिटिव विचार रहते हैं, तो अगर कोई नेगेटिव विचारों का व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा और वो 3 फुट के दायरे से थोड़ा सा आगे आ जाता है, यानी कि आपके बराबर में बैठ जाता है, तो आपका आभा मंडल उसके ऊपर काम करना शुरू कर देगा, उसमें भी कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस आ जाएगी। लेकिन जो लोग साधना करते हैं, जो लोग हाईली फ्रीक्वेंसी लेकर पैदा होते हैं, उनका आभा मंडल डियर फ्रेंड्स बहुत लंबा भी फैल जाता है, कई किलोमीटर तक फैल जाता है। वो उनकी तपस्या पर डिपेंड करता है कि इस व्यक्ति का जीवन में संघर्ष क्या है, इस व्यक्ति की तपस्या क्या है, उस हिसाब से। यानी कि 3 फुट तो सामान्य व्यक्ति का दायरा है ही है। अगर पॉजिटिव विचारों का कोई व्यक्ति है, उसके आभा मंडल में नेगेटिव विचार का आएगा, तो डियर फ्रेंड्स, अगर मान लिया कि कोई आपको मारना चाहता है, कोई आपको मारने के उद्देश्य से आया है कि आपका कत्ल करना है, भाई मैंने नहीं छोड़ना इसको, मैं तो इसको मारूंगा ही मारूंगा। बट इफ यूर ऑरा इज स्ट्रॉन्ग, the thought of that person who is in intention of murdering you
will change definitely। यानी कि अगर कोई आपको मारने के इरादे से आपके पास आया है, वो और आप पॉजिटिव हैं, आपके मन में कोई खोट नहीं है, डियर फ्रेंड्स, उस व्यक्ति का दिमाग कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा कि नहीं यार इस व्यक्ति को तो नहीं मारेंगे, कम से कम ये अच्छा आदमी है। ऑटोमेटिक उसके अंदर अच्छाई पैदा हो जाएगी। राज चौधरी जी ने लिखा है, ये साधना की बातें बीजेपी वाले करते हैं। भैया मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूँ, मेरे को किसी पार्टी से रिलेट नहीं करें। मैं इस देश का एक नागरिक हूँ, सामान्य सा नागरिक हूँ, राष्ट्रहित की बात करता हूँ, हमारी सनातन संस्कृति को साइंटिफिक है ये बताने की कोशिश करता हूँ, और मैं किसी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं हूँ, किसी भी पार्टी का मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ। अब आपने तो कह दिया बीजेपी वाले करते, भाई बीजेपी वाले करते होंगे। चलो साधना कौन सी बुरी चीज़ है, साधना अच्छी बात है, क्योंकि साधना से ही साधन बनते हैं। जो साधना करते हैं वो बहुत कुछ पा लेते हैं जीवन में। चलो अच्छी बात है, अगर बीजेपी वाले साधना की बात करते हैं तो मैं बहुत उनको अच्छा मानता हूँ कि करनी भी चाहिए, बट मैं किसी पार्टी को वो नहीं करता। हाँ, मेरे लिए वो पार्टी बेस्ट है जो राष्ट्र की बात करती है, जो हमारे संस्कृति को बचाने का काम करती है। क्योंकि संस्कृति नहीं बची, अगर हमारा धर्म नहीं बचा तो डियर फ्रेंड्स फिर हमारा जो जीवन है वो पशुओं के समान हो जाएगा। और बाकी अब जितना हमारा धर्म डाउन आया है, जितने लोगों ने हमारे धर्म की धज्जियां उड़ाई है, अब जगह जगह देख लो अब हो क्या रहा है। पहले अगर आप जो पुरानी जो औरतें हैं उनके आप डॉक्यूमेंट्स देखेंगे पुराने, तो वहाँ पे कोई भी नाम है महिला का नाम, उसके आगे धर्म पत्नी लिखा जाता था, आगे उसके पति का नाम लिखा जाता था। यानी कि जो धर्म पत्नी, और विशेष तौर पर लड़कियों के नाम के पीछे देवी लिखा जाता है। आप पुरानी जो महिलाएं हैं उनके नाम के पीछे देख लेना, मोस्टली आपको देवी लिखा मिलेगा। अब आप सोचोगे देवी लिखने से क्या होता है? होता है, डेफिनेटली होता है। वो तो सब पता है, लग जाएगा। जनता को जब टिकट मिलेगा। अरे अपन कौन टिकट दे था राज चौधरी, आप तो लोगों ने ब्लॉक समिति का मेंबर बनन जोगे कौन छोटे। बट यू आर कॉन्फिडेंट एंड आई एम आल्सो कॉन्फिडेंट। वन डे मास्टर सुखविंदर खोखा will reach the Parliament of India, the biggest पंचायत of our country। ये विश्वास मुझे भी है कि एक दिन मैं भारत की जो सबसे बड़ी पंचायत है उसके अंदर ज़रूर पहुंचूंगा, और क्योंकि ज़रूरत है हमारे देश के सिस्टम को सुधारने की, और सिस्टम को डियर फ्रेंड्स वही सुधार सकता है, क्योंकि मुझे पता है देश का सिस्टम बहुत ख़राब चल रहा है। विशेष तौर पर जुडिशियल सिस्टम बिल्कुल खराब है। जुडिशियल सिस्टम यानी कि जुडिशियल सिस्टम न कहकर अगर मैं जुडिशियल बिजनेस कहूँ तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने एक उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है संबल से मेरे पास एक किताब भेजी थी। वो एडवोकेट है हाई कोर्ट के,
बिगन राज साहू जी, उन्होंने एक पुस्तक भेजी थी कि हिंदू धर्मा वर्सेस जुडिशरी बिजनेस। मैंने कई चैप्टर लाइव में आके पढ़े भी थे, बट दुर्भाग्य है कि भाई लोग शेयर करते नहीं अच्छी चीज़ों को। जो अच्छी चीज़ें होती हैं उन्हें शेयर नहीं करते कि ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए, बट दुर्भाग्य हमारे देश का, नहीं करते शेयर। और जो बेकार की चीज़ें होती हैं उसमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि शेयर करो। जिन चीज़ों का कोई समाज में 1% भी योगदान नहीं रहता वो बड़ी शेयर होती है। फॉर एग्जाम्पल डियर फ्रेंड्स, अब हरियाणा में जितने भी सेलिब्रिटीज बनी हुई है, यानी जितने बड़े कलाकार बने हुए हैं, इन सभी ने हरियाणा की संस्कृति का धेला उठाया है, बट दे आर स्टार्स, वो स्टार बने हुए हैं और वो कहते हैं कि हमने हरियाणा की संस्कृति को बचाया, जय हरियाणा जय हरियाणवी बोलते हो। बट उन्होंने सबसे ज़्यादा जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके दिमाग के ऊपर इतना नेगेटिव इफेक्ट डाला है और नशे की तरफ इतना प्रेरित किया है उनके गानों ने कि आज 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं ना, वो डीजे के आगे बियर या शराब पीकर डांस करते हैं और फिर उन कलाकारों को स्टार बताते हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक उनकी प्रशंसा करते हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे गाने गाए, मारी गाड़ में एक पटोला थी, गंडास हो रही है। ये स्टार है हरियाणा के, जिन्होंने मतलब इतना गंद मचाया है। एक दो अच्छा गाना गा दिया फिर वो अच्छे हो गए। अरे जब तुमने सारी कल्चर का धेला उठा दिया, तुमने ऐसे ऐसे गाने बना के, मतलब शराब के ऊपर कितने गाने बनाए, बदमाशी के ऊपर कितने गाने बनाए, रिलेशनशिप के ऊपर कितने गाने बनाए, देवर भाभी के रिश्ते को आपने नहीं बख्शा, अब आपने कुछ बख्शा ही नहीं और स्टार बने घूम रहे। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा। एक ये सोनीपत का, ये पता नहीं रोहतक का, रची का भाई साहब इतना अभद्र स्टेजों के ऊपर उसने प्रदर्शन किया है, इतने अभद्र सॉन्ग में उसने शूटिंग की है, स्टेज के ऊपर इतना भूंडा बोला कि मेरे पास कोई शब्द नहीं, बट स्टार है। बोला समाज सेवी, क्या का समाज सेवी? ये थोड़ी समाज सेवा होती है। समाज को अगर कोई व्यक्ति आईना दिखा रहा है, एक सीख दे रहा है, एक नई राह पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है, कोई कोऑपरेट नहीं करता। तो साथियों, फालतू का जो बर्डन है ना, ये आपने हटाना पड़ेगा। किसी ने आपके लिए क्या कर दिया आप नहीं कर सकते, आप टेंशन मत बढ़ाओ। किसी ने आपके लिए कर दिया, उसकी कैपेबिलिटी थी। कोई आपको शादी में 2000 रुपये दे गया शगुन के, आपके पास 2000 रुपये नहीं है, टेंशन मत बनाओ कि यार मैंने तो देने थे उसके। नहीं भैया, वो या फिर वो ये बिजनेस करने आया था, जमा करने आया था, आप कोई बैंक हो, ठीक है, उसके पास थे, उसने दे दिया, आपके पास नहीं है, टाल कर दो। छोटी छोटी बातों को लेकर आप बिल्कुल भी डिप्रेशन में हो। आपके पास है तो दो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन नहीं है तो इसमें टेंशन बनाने की भी जरूरत नहीं है।
कि यार वहां जाना था, वहां जाना था। नहीं, कहीं नहीं जाना। अपना जो मैंने आपको एक बात बताई है इस लाइव में, जो मेन जो थीम रहा है मेरा यही रहा है कि जो व्यक्ति आपके जीवन में वैल्यू ऐड करता है, जो व्यक्ति आपको मोटिवेट करता है, जो व्यक्ति दिल से आपसे जुड़ा हुआ है, वही आपका है। अदरवाइज जो रिश्ते नाते हैं ये जुड़े हुए हैं डियर फ्रेंड्स एक समाज के डर से। इनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत सोचो, ज्यादा नहीं। मैं तो ये कहता हूं बिल्कुल सोचो ही मत कि कहीं फॉर्मेलिटी पूरी करने की जरूरत नहीं है। यार रिश्तेदार आ गया क्या करें भाई, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं हुआ, रिश्तेदार नहीं पूछ लो भाई मेरे पे तो कुछ है वो नहीं, आप पे है कि आप एक बिल्कुल स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति हैं। आपके पास कुछ नहीं है, रिश्तेदार आ गया, टेंशन मत बनाओ, उस रिश्तेदार ने पूछ लो कुछ है, मेरे पे तो है कि नहीं। अब वो इतनी दूर से चल के आया तो कुछ तो लेके आया हुआ। अब वो अगर आपसे दिल से जुड़ा हुआ है ना तो वो ये नहीं सोचेगा कि यार मैं आया था और मेरा ही खर्च हो गया, फिर वो आपसे दिल से नहीं जुड़ा हुआ। क्योंकि जो व्यक्ति दिल से जुड़ जाता है फिर वो ऐसी चीजें सोचता ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति ऐसी चीजें सोचता है इट मीन्स कि ही इज नॉट कनेक्टेड टू यू हार्टली, वो आपसे दिल से नहीं जुड़ा हुआ, वो तो इज डूइंग ओनली फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी करने आया। फिर आप उसकी फॉर्मेलिटी के चक्कर में आप मत टेंशन लो, क्योंकि जहां दिल मिलता है डियर फ्रेंड्स, जिसके साथ भी दिल मिलता है, वो रिश्तेदारी में हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, आस पड़ोस में हो सकता है, कोई अजनबी के साथ भी दिल मिल सकता है। पता नहीं कहाँ बैठे हैं, किसके साथ यारी दोस्ती हो जाए, विचार मैच कर जाए। तो जहाँ दिल मिल जाता है वहाँ पे छोटी मोटी बातें नहीं होती। कि मान लिया मेरे पास 1000 रुपये हैं, मैंने किसी के ऊपर खर्च कर दिए, मेरे पास थे मैंने खर्च कर दिए, तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि यार उस दिन मैंने खर्च किए थे अब ये खर्च करेगा। फिर तो आप बिजनेस कर रहे हैं, फिर आपका दिल कहाँ जुड़ा हुआ है? आप हार्टली अटैच है ही नहीं उस व्यक्ति से, कोई दिल विल कुछ नहीं फिर आपका। सिर्फ दुआ करें मालिक से, मालिक मुझे खुशी होती है दूसरों की मदद करने में, तो आपको आपका अरेंजमेंट, आपका बिजनेस और मतलब ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, पैसा और कहीं से आ जाएगा। ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ जुगाड़ नहीं होगा, होगा 100% होगा। आप अपने दिल से सही रहें, अच्छे भाव रखें, 100% आपकी जो भी आप काम कर रहे हैं 100% आपके काम में ग्रोथ होनी ही होनी है। चाहे आप कुछ भी करते हैं, आप ड्राइवरी करते हैं, आपकी कोई दुकान है, कोई छोटी मोटी फैक्ट्री है, बड़ी फैक्ट्री है, कोई बिजनेस है, कुछ भी है, इफ यू आर डूइंग इट ऑनेस्टली यू विल ग्रो। अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थ्योरी क्या पैदा कर रखी लोगों ने कि आजकल भलाई का जमाना नहीं रहा। भलाई का जमाना है डियर फ्रेंड्स, ये हमारे दिमाग में एक नया नैरेटिव सेट कर दिया गया कि भलाई का कोई जमाना नहीं। क्यों नहीं है भलाई का जमाना? आप अगर अच्छा कर रहे हैं, आपके साथ बुरा नहीं हो सकता,
लेकिन आप जिसका अच्छा कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं कि वो व्यक्ति आपका अच्छा करेगा, बट आपका अच्छा करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति आ जाएगा। आप उससे उम्मीद मत रखें कि मैंने इसका ये किया था, इसने मेरा ये नहीं किया, इसलिए ज़माना खराब है। नहीं, वो मालिक कहीं ना कहीं से जुगाड़ आपका करेगा। उससे नहीं हो रहा कोई बात नहीं, और कहीं से होगा, और 100% होगा। मैं डियर फ्रेंड्स 8 साल से, पिछले 8 वर्षों से, 8 वर्ष से भी मतलब 9वां वर्ष स्टार्ट हो गया। 23 मई से अब 9वां वर्ष शुरू हो गया। 8 वर्षों से मैं परेशान हूँ। 8 वर्षों से मेरी जो इनकम है वो डेड है। 8 साल पहले मैं कुछ और था। मेरा अच्छा खासा पब्लिकेशन का काम था। मैं एक दिन में 5-5 हज़ार किताबें सेल कर देता था, और एक किताब से मेरी मतलब जो बचत है वो 15 रुपये होती थी। तो आप 5,000 किताबों के 15 रुपये के हिसाब से फैलाएंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 75,000 रुपये में थोड़ी सी देर में कमा लेता था। यानी कि घंटा 2 घंटा लेक्चर देने के बाद मेरी 4-5 हज़ार किताबें बिक जाती थी। और फिर जो बचत होती थी उस बचत को मैं डोनेट करता था। मैं बच्चों को किताबें दे देता था। मैं जितनी भी ये संस्थाएं हैं होती हैं गाँव में या शहरों में, या जहाँ लाइब्रेरीज मुझे दिखाई दी, मेरी किताबें आपको हजारों लाइब्रेरीज में मिल जाएंगी। 5-10 किताब लाइब्रेरी को दे दी। कोई जैसे भी कहीं अंबेडकर सभा है, कहीं पे विवेकानंद सभा है, स्वामी दयानंद सरस्वती की सभा है, कहीं पे भगत सिंह क्लब है, कहीं पे कुछ है। कहीं 100 किताबें दे दी मैंने, कहीं 200 दे दी। तो शायद अब मैं ये सोचूं यार मैंने इतना कुछ किया बट आई एम पुअर। नहीं, 8 सालों से भी मेरा काम चल रहा है। 8 सालों से भी मेरा काम कंटिन्यू है। बट ये जरूरी नहीं है कि जिनके काम मैं आया मेरे काम वो आ रहे हो। बट यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने मुझे और नए मित्र दिए जो मेरा सहयोग करते हैं। लेकिन काम तो नहीं रुका, तो मैं कैसे मान लूं कि भलाई का जमाना नहीं है। मुझे अननोन व्यक्ति ने भी 50-50 हज़ार रुपए की हेल्प की है मेरी, जिनको मैं जानता ही नहीं, जिनका मुझे नाम का ही नहीं पता, वो कहाँ के हैं मुझे पता ही नहीं। तो ये क्या है? ये उस जो गुड डीड्स थे, दैट्स द रिजल्ट ऑफ माई गुड डीड्स। वो मेरे अच्छे कर्मों का ही तो नतीजा है। आज इतना कुछ, इतने चैनल हमारे ड्रॉप हो गए। मैं 22 चैनल के ऊपर, आज से 3.25 साल पहले 22 चैनलों के ऊपर काम करता था। 21 चैनल डेड हो गए। 21 चैनल, 22वां है वो भी डेड के बराबर है। लेकिन मेरी लाइफ तो कंटिन्यू है ना, वो तो चल रही है ना। इतना तो दुख नहीं है मेरी जिंदगी में। अब मैं फालतू दुख बनाऊं, फालतू के लफड़ों में पड़ूं, वो तो फिर वो, अब मैंने धीरे धीरे जिंदगी को समझा। यार किसी की रिश्तेदारी में डेथ हो गई, चलो वहां जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा यार? उस रिश्तेदार को हम जानते ही नहीं। जब जीते जी उस रिश्तेदार ने हमारी कोई कदर नहीं की, हम फालतू के 1000-1500 रुपये खर्च करके आए। क्यों? टाइम वेस्ट करके आए। क्यों जाना है ऐसी जगह पर जहाँ पे जिंदा जी हमें कभी पूछा ही नहीं। केवल एक नैरेटिव ऐसा सेट कर दिया गया है कि बोला
चाहे किसी के सुख में शामिल न हो, दुख में जरूर शामिल होना चाहिए। क्यों? आप किसी के जाते हैं तो उनका दुख कम हो जाता है, कुछ कम नहीं होता। दुख कम उसी समय होता है डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले थोड़ी सी देर पहले बताया था कि ऐसा इंसान, जो इंसान हमसे हार्टली जुड़ा हुआ है, और हार्टली बहुत कम लोग जुड़ते हैं हमारी लाइफ में। एक दो इंसान ही हमसे दिल से जुड़ता है, जिसके साथ हम हमारे करैक्टर से संबंधित बातें साझा कर लेते हैं, वही हमारा सच्चा दोस्त होता है। उसके अलावा हमारे कोई सच्चे दोस्त नहीं है कि हैंडशेक कर लिया, हाथ मिला लिया, हम दोस्त हैं। नो। जो ये कहते हैं ना कि सारी बातें शेयर जहाँ कर सकता हो व्यक्ति, उसी व्यक्ति से मिलने में खुशी मिलती है। अदरवाइज टोटली फॉर्मेलिटीज हैं, लोग दिखावा है। और उस लोग दिखावे से जो इंसान बच जाता है वो बहुत हद तक खुश रहता है। और अब मैंने ऐसा ही काम शुरू कर दिया, जितने भी फालतू के रिलेशनशिप्स, रिश्तेदारियां थी, जाना बंद कर दिया। क्या आनी जानी, क्या फायदा है? मेरी ससुराल में किसी की डेथ हो गई, फोन आ गया, उसकी डेथ हो गई, होगी तो होगी, मैं क्या करूं? जब मैं वहां दूल्हा बनकर गया, उसके बाद भी मैं गया, उसने कभी मेरे को चाय की नहीं पूछी। अब उसकी डेथ हो गई, मैं क्यों 1000-1500 रुपए की ऐसी तैसी करूं? मैं किसी से उधारे लूं, फिर मैं जाऊं? क्या क्या आनी जानी है? क्या लगता है मेरा वो? जो व्यक्ति हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं करता, उसकी डेथ पर हमें अफसोस कैसे हो सकता है? फिर बोला ये तो लगे हुए हैं आना जाना। भैया नहीं, छोड़ो इन्हें, निकलो इनसे बाहर, कोई फायदा नहीं है इन चक्रों में पड़ने का। जो हमारा एक्चुअली में ही साथी है, वो चाहे हमारा रिलेटिव न हो, मिलना है तो उससे मिलो। जो हमारे जीवन में वैल्यू ऐड करता है, जो हमें कम से कम, जिससे मिलके हमें खुशी मिलती है। ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ पैसा ही हो। सपोज करें मेरे पास पैसा नहीं है, क्यों? क्योंकि भी पब्लिकेशन का काम था, वो बंद हो गया, चैनल है वो सारे ड्रॉप हो गए, नहीं है, आमदनी नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास विचार हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे साथी हैं जो बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, मेरे पास कॉल करते हैं, घंटा आधा घंटा मेरे से बात करने के बाद उनका दिमाग है शांत हो जाता है। कहते हैं यार सही है, बता अब क्या करना है? आया हुआ एंजॉय करो, और क्या करना? जिंदगी मिली है, बार बार नहीं मिलती। एंजॉय करें, मत सोचें क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होता। ये सारे ड्रामेबाजी है। मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारी बिरानमाटी हो जाएगी, तुम्हारा ये हो जाएगा। किसी का कुछ नहीं होता, किसी का कुछ भी नहीं होता डियर फ्रेंड्स। ये संसार ऐसे ही चलता रहता है। आपके जाने से, आपकी दुनिया छोड़ने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहे आपकी बीवी हो, चाहे वो आपके बच्चे हों, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिर्फ थोड़ा सा माँ बाप को फर्क पड़ सकता है, क्योंकि उनका जो दिली अटैचमेंट है वो आपके साथ ज्यादा है। बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल घरवालियों को तो पड़ता ही नहीं, कड़वी सच्चाई है। वो बेशक आपको ये बोलती हो भी मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, मैं तेरे, वो रह लेगी, बिल्कुल रह लेगी वो, और पहले से भी खुश रहेगी। ये सारे, ये क्या है, एक नार्सिस्ट होती है, ड्रामेबाज, ड्रामा है ये, रह लेती हैं औरतें। तो ज्यादा सा मतलब उलझनों में मत
पढ़ो, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, जो अपना काम है उस काम पे भी कंटिन्यू काम करते रहें, उसी काम में मस्त रहें जो करते हैं। वही काम आपको बहुत आगे तक लेकर जा सकता है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स काम का कोई छोटा बड़ा नहीं होता। वही काम जो आप करते हैं, अगर आप 100% ईमानदारी से करते हैं, एक दिन वही काम आपको बुलंदियों पर लेकर जा सकता है। आप बुलंदी छू सकते हैं। सपोज करें कि मान लिया कि कोई बाल काटने का काम करता है, यानी हेयर ड्रेसर है, जिसे नाई बोलते हैं। अब नाई बाल 30 रुपये में भी काटता है, 150 रुपये में भी काटता है, 1500 रुपये में भी काटता है, 15,000 में भी काटता है, और 1.5 लाख में भी काटता है तो नाई। तीस वाला भी वैसे ही कैंची चलाता है और 1.5 लाख ले रहा, वो भी ऐसे ही चलाता है। बट जो 1.5 लाख रुपए ले रहा है उसका और जो 30 रुपये ले रहा है, उनमें डिफरेंस है। वो 1.5 लाख तक कैसे पहुंच गया और वो 30 रुपये में क्यों काट रहा है? क्योंकि वो भाव से काम नहीं करता, वो कटिंग करता है। तो उसके लिए यू आर एक कस्टमर, एक ग्राहक है, उसे पता है ऐसे ऐसे कैंची मारो और इसको जल्दी फारिग करो, 30 रुपये लो। उसकी आप उसकी कुर्सी पे बैठे हैं, उसके लिए आप इंसान नहीं है, उसके लिए आप 30 रुपये हैं। 30 रुपये बैठे हैं, बस 10 मिनट में इसे फारिग कर 30 रुपये ले जा। ऐसे लोग 30 रुपये ही लेंगे सारी उम्र। और एग्जाम्पल मैं ड्राइवरी का एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लिया कोई ड्राइवर है, अगर ड्राइवर ने कोई बुकिंग ली, भाई मैं 2000 रुपये में इतने किलोमीटर का वो आपका वो कर दूँगा। इफ ए ड्राइवर इज इमोशनली अटैच्ड टू द पैसेंजर्स, वो उन्हें सवारी न समझकर अपने परिवार के सदस्य समझना शुरू कर दिया, उसकी गाड़ी कभी नहीं रुकेगी। हमारे गांव में एक डियर फ्रेंड्स, अब तो वो गवर्नमेंट जॉब में है, उसके पास एक छोटी सी गाड़ी थी, मारुति 800। उस मारुति 800 कितनी बड़ी गाड़ी होगी, मारुति 800। उसी गाड़ी के बलबूते पर डियर फ्रेंड्स वो एक बहुत अमीर व्यक्ति बन गया। ओनली मारुति 800। मेरे से उम्र में काफ़ी छोटा है वो। क्यों? क्योंकि वो डीलिंग ही ऐसी करता था। आप ड्राइवरी कितनी बढ़िया करते हैं, जितनी बढ़िया आप ड्राइवरी करते हैं ना, उससे बढ़िया आप जो पैसेंजर हैं उनके साथ व्यवहार करें। क्या मजाल कि आपके पास किसी बुकिंग की कमी रह जाए, आप ये कहेंगे यार टाइम तो नहीं है, टाइम तो नहीं है। बट यू विल हैव टू चेंज योरसेल्फ। अपने आप को बदलना होगा, अपने बिहेवियर को चेंज करना होगा, तब जाके बात बनती है। जो सच्ची नीयत से काम करते हैं, सच्ची नीयत से काम करते हैं, हो सकता है कि कोई हेयर ड्रेसर है, कोई ड्राइवर है, कोई रेहड़ी लगाता है किसी भी चीज़ की, पता नहीं मालिक कितनी बड़ी सेलिब्रिटी को आपकी गाड़ी में बैठा दे और आप उसे पैसेंजर सोच रहे हैं। पता नहीं उस गाड़ी के जरिए से आपके लाइजन कितनी बड़ी बड़ी हस्तियों से हो जाए और आप भी एक दिन बड़ी हस्ती बन जाए। लेकिन ये तब होगा ना जब आप अपने व्यवहार को चेंज करेंगे। तो साथियों, मेरे विचार कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही।
क्योंकि मोबाइल फ़ोन की बैटरी है वो चार्ज नहीं रही, फिर ये बाद में अपलोड होने में प्रॉब्लम आएगी। कल मिलता हूँ मैं दिन में ठीक 1 बजे, और अब मैं कोशिश करूँगा कि पर डे मैं नाइट में भी लाइव आऊँ। क्योंकि पहले क्या था, प्रॉब्लम ये थी कि मेरा जो घर है वो मंदिर के पास है और घर के सामने कुत्ते बैठे रहते थे। अब मैंने कुत्तों के लिए लठ रख लिया, क्योंकि ये मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगे थे मुझे। वे अब मुझे पाप लगेगा या पुण्य लगेगा, लेकिन अब कुत्तों के लिए मैं, डियर फ्रेंड्स, मेरा काम तो बंद नहीं कर सकता। अब इधर मेरे घर के बराबर में भी मंदिर है, गोगा मेडी का, गोरखनाथ जी का, सामने मौनी बाबा का मंदिर है। मैं अब उनको लठ मार के वहाँ छोड़ के आता, भाई तुम यहाँ मंदिर में पड़े रहो, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता था। दिन के लाइफ में भी डिस्टर्ब, नाइट में तो पूरा डिस्टर्ब रखते थे। तो अब मैं मेरा काम कुत्तों के लिए बाधित नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा कर्म है। मैं स्ट्रगल करूँगा, मैं इतना, डियर फ्रेंड्स, स्ट्रगल कर रहा हूँ कि अब मेरा फ़ोन की बैटरी लो है। अब मैं फ़ोन चार्ज लगाऊंगा, फिर मैं किताबें उठाऊंगा, फिर मैं पढ़ूंगा। जब 4:30 बजे मंदिर का वो स्पीकर बजता है तब सोता हूँ, क्योंकि फिर मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम आने लगती है, फिर मुझे नींद आ जाती है। एक घंटा ये स्पीकर बजता, मैं तब तक सो लेता हूँ। उठते ही फिर मैंने पढ़ाई शुरू करनी। तो डियर फ्रेंड्स, कल दिन में इसी आईडी पर 1 बजे मैं मिलता हूँ। जिन्हें दिन में समय लगता है दिन में जुड़िए, रात को जिन्हें समय लगता है रात को जुड़िए। जब भी आपको समय लगे, मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो आप मेरी वीडियो को देखा करें, अपना सुझाव ज़रूर दिया करें। जय हिंद, जय भारत।